अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के टॉपिक से आपसे शेयर करूंगा। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्रिश्चियंस के एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मसीहियों को चाहिए कि फ़लस्तीन में अमन कायम करने के लिए आवाज़ उठाएं और अपना किरदार अदा करें। ये मसीहियों को एक पैगाम दिया है, वो भी पाकिस्तानी जो क्रिश्चियंस हैं। इसके अलावा भारतीय शहरी की ऑस्ट्रेलिया में दहशत गर्दी को पाकिस्तान से क्यों मंसूब किया गया, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा एक तीसरा टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बड़ी कमज़ोर और गिरी हुई मईशत है इस वक्त, उसके ऊपर है कि पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस क्यों ख़तरे में पड़ चुका है, क्योंकि बाज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जीएसपी स्टेटस ख़त्म होने जा रहा है। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे कि अडयाला जेल के बाहर गुज़श्ता शब फिर पुलिस ने कारकुनों पर शदीद तशद्दुद किया और सर्दी में वाटर कैनन का बेदरीग इस्तेमाल किया गया और कुछ लोगों पे जो है सील्ड एफआईआर्स भी जो हैं वो की गई हैं। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमत से मुतालबा किया है, पाकिस्तान की हुकूमत से, कि उन्होंने इमरान खान की जेल में मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म की जाए और उसको इमरान खान को जेल में जो सहूलियात मिलनी चाहिए उनको यकीनी बनाया जाए। और आज फवाद चौधरी ने भी एक स्टेटमेंट दी है जो बदलते हुए हालात की तरफ निशानदेही करती है। उन्होंने कहा जी, इमरान खान की रिहाई के लिए शदीद अमरीकी दबाव है, हो सकता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ की जो किस्त मिलने जा रही है उसमें भी तखीर हो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी दबाव पर तो जर्मन हुकूमत गिर गई थी, पाकिस्तान की हुकूमत तो वैसे भी बड़ी वीक है। इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मेजर सरदार जुल्फकार साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हमेशा वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। नदीम शेरवानी साहब हैं, इज फ्रॉम पीटीआई। शेरवानी साहब वेलकम टू द शो। और एज ए एनालिस्ट आरिफ भट्ट साहब हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में। भट्ट साहब वेलकम टू द शो। मेरे साहब आपसे शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी कि ये जो इन्होंने मसीहियों को अपील की है, लेकिन हमने देखा कि पूरी वर्ल्ड में जो जाहिर है कि हमारे पास जो माइनॉरिटीज जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम मैं उन्हें कहा करता हूँ, वो जो रहते हैं, हम तो उनको उनके जो है उनको आज़ादियों के भी कायल हैं और उनकी जो ह्यूमन राइट्स है उनको भी वायलेट करने वाले को अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में हमने देखा कि इस्लामोफोबिया हो या कोई और मामला हो, क्रिश्चियंस भी जो हैं वो मुसलमानों से ग्रज रखते हैं। इस मैसेज के ऊपर आपका टेक प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने फरमाया कि मसीहों के प्रोग्राम में शहबाज शरीफ सब तशरीफ ले गए, तो देखे ना, कोशिश ही होती है कि हर कौम को और हर तबके को अपील की जाए कि वो हमारी हेल्प करें, या फ़लस्तीन के लोगों की हेल्प की जाए या गाज़ा के लोगों की हेल्प की जाए। और हम सफ़ीर भेजते हैं और हम डेलीगेशन भेजते हैं दूसरे दुनिया के मुल्कों में कि कम से कम उनको ये चीज़ को हम बता सकें कि ये जुल्म हो रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं। और यहाँ तक आपको पता है, यूरोप में 99% के क्रिश्चियन जो है ना लोग आबाद हैं। और अगर हमारी आवाज़ और इन क्रिश्चियन दो हमारे पाकिस्तानी भाइयों की आवाज़ वहां तक पहुंच जाती है, तो किसी हद तक तो फलस्तीन का जो एक मसला है या इसका एक मुद्दा है, उस पर कोई ना कोई तो रिजल्ट निकलने को लिए निकलना चाहिए। और कम से कम हमारा फर्ज बनता है एज मुसलमान कि हम अपनी आवाज तो उन कौमों तक पहुंचाएं। आगे जो फैसले तो उन कौमों ने करने हैं कि यहूद के साथ खड़े हैं कि किसी और कौम के साथ खड़े हैं, तो यही कोशिश होती है और शहबाज साहब ने कोशिश की है। मेरे साहब, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमें फलस्तीनियों के लिए इस किस्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जो फलस्तीन की पीस फोर्स बनाई, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब क्लियर कट कह चुके हैं कि ये हमास का खात्मा करेगी, और जाहिर है कि उसकी जो फौजों की चूज करना है वो भी मिस्र ने और इसराइल ने उस फोर्स के अंदर शामिल करने के लिए उनका डिसीजन होना है। तो फिर ये आप नहीं समझते कि हमारी दो रुप गई कहेंगे उसको, कि क्या कहेंगे कि अमली तौर पर तो हमने फलस्तीनियों के ऊपर जो पिछले 2.5 साल से जुल्म ढा रहा है इसराइल, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन ये जो बयानात हैं ये कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हैं। इस पर देखें जी, गुजारिश है काशिफ साहब कि ये
कोशिशें होती हैं। डार साहब ने भी कई दफा आपने टीवी पे देखा होगा, उन्होंने ये कैटेगरिकली कहा कि हम इस मकसद के लिए फोर्स नहीं भेजेंगे, हमारा मकसद वहां पे अमन कायम करना है, हमारा मकसद वो जो उन पे जुल्म हो रहे हैं वो खत्म होने के लिए हम भेज रहे हैं। जहां तक उन्होंने एजेंडा कुछ कहते हैं चेंज कर लिया है, तो हमारी कम से कम पाकिस्तान फोर्स उसका वहां पे जाकर हिस्सा नहीं बनेगी और कोशिश करेगी कि उनका जो वो एजेंडा है ना उससे हम दूर ही रहे। तो आपको याद है कि उर्दन में जब फोर्स गई थी तो ब्रिगेडियर जियाउल हक जो बाद में जनरल बने थे, डिक्टेटर भी थे हमारे, वो उसको हेड करते थे। तो आज भी उन्होंने जो वहां पे फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ था उस फोर्स में, वो आज भी उर्दन में ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है उसका। बिल्कुल, आप बेहतर आपने तारीख को दोहराया, लेकिन हर हालात और वक्त के साथ साथ काशिफ सब चीजें भी बदल जाती हैं। उस टाइम कुछ और सोच थी होगी, अब कुछ तो और आप सोच है। समझते कि ये जो फलस्तीन पीस फोर्स, जो गजा अमन फोर्स कहते हैं उसे, तो ये ज़ाहिर ग्रेटर इसराइल का एजेंडा नहीं है जी? फिर देखें, दो चीजें होती, एक बिल्कुल आदमी पिसा हो, गरीब हो और एक एंडलेस आदमी हो, उसको कुछ ना कुछ अगर किसी से होप मिल जाती है, बमबारी से बच रहे हैं, पानी मिलेगा, मेडिसिन मिलेगी, कम से कम कुछ तो कहते हैं जी कुछ ना कुछ उनको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 1% भी मतलब मिनिमम रिलीफ तो उसको मिले ना। शेरवानी साहब, मियाँ साहब ने आज कहा जी कि मसीहों से जो क्रिश्चियंस हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि फ़लस्तीन में अमन कायम करने के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन आप समझते हैं कि यूरोप में, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आपके पास डुअल नेशनैलिटी भी है, तो यूरोप में भी आपने देखा कि ये फ़लस्तीन जो जू हैं और क्रिश्चियंस हैं, ये मेरे ख्याल में ये दोनों ही एट पार ही हैं मुसलमानों के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे काशिफ साहब ने आपने बात की ड्यूअल नेशनैलिटी की, मेरे पास ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं है, पीआर है, जरूर है मेरे पास यूरोप की, पढ़ा भी हूँ, स्टडी मैंने की है वहाँ। बादशाह आ जाते सकते हो जिਦੋਂ मर्जी लेकिन नेशनैलिटी में और पीआर में, रेजिडेंस में जो है ना वो डिफरेंस। तो जो बात आप कर रहे थे अपना शहबाज शरीफ साहब की, जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं फॉर्म 47 के तहत, मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त जो है जब वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहे थे और सफारती जो एक कह लें कि कोई एटिकेट्स मैनर्स होते हैं उसको भी छोड़ के वो आंख मार रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप को, और साथ में जो है वहां पे वो तारीफें कर रहे थे। अब मैं, क्योंकि वो जिस तरह भी है, चाहे मुसल्लत किए गए वजीर आजम है, तो मैं तो वो अल्फाज भी नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि वो जिस तरह वो तारीफें कर रहे थे और जैसे हमारे लोग वो जो बारात पे आते, इस तरह की वो जो है ना उनकी, मैं समझता हूँ कि वो खुशामद थी, कि जैसे वो कह रहे थे जी कि बहुत अच्छा काम किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और इन्हें नोबल अवार्ड मिलना चाहिए। तो वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने बड़ा अच्छा जो है ना, वो इसराइल ने हमें कहा कि हमने बड़ा अच्छा जो हमने असला प्रोवाइड किया, बड़ा अच्छे तरीके से हमने यूज किया उसको। तो मेरा ख्याल है वो भूल गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो भी प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन है। तो उस वक्त तो ये बात करते कि उस वक्त बजाय उनकी जो अमन फौज की बात कर रहे थे जुल्फकार साहब, जो है अमन फौज जो है वो कैसे जाएगी वहां पे। तो अभी की फिगर मैं आपको बता देता हूँ, 800 समथिंग, जो 800 से अबव जो है अभी भी जो है वहां पे वायलेशन हुई है, और रोजाना दर्जनों के लिहाज से जो है ना लोग वहां पे, बच्चे जो है वहां पे बहरान है, शहीद हो रहे हैं फलस्तीन। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उनकी जो भी एग्रेशन है उसके पीछे तो यूएस है ना जी। देखिए बात ये है कि आप बात कर रहे हैं अर्दली वजीर आजम की कठपुतली जो है, जो ये जोकर हम पे मुसल्लत किए गए, इनकी बात कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी वर्ल्ड लेवल की जो आर्मी है, 5वें या 6वें, उसके नाते तो आ रहे हैं। बात ये है कि अब जो मुसल्लत हम पे किए गए हैं उन्हें भी सोचने की जरूरत, इतनी बात वाला हमारी आर्मी है, देखिए कितना मुल्क को भी देख रही है, वो क्या उसको कहते हैं, बैंक को भी देख रही है, वो डायपर तक जो है ना वो बना रही है, ज़राए तक वो जो है ना उसको चला रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी सोचने की जरूरत है कि ये किस तरह के आपने कठपुतली हमें मुसल्लत कर दी है। मसीहों की तादाद बहुत ज्यादा है एज देखिए, चलो आप यूरोप में आ जाता हूँ, जो जैसे सरदार साहब बात कर रहे थे या आपका क्वेश्चन था उस पर आ जाता हूँ। यूरोप को मैं जो है बकायदा मेरी वहां पे प्रेजेंस रहती है, आना जाना भी रहता है, मेरी फैमिली भी वहीं पे है। बात ये है कि वहां पे जो क्रिश्चियन है, आप देखें, आप निकाल के देख लें कि कितने वहां पे जो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जो इंसानी हकूक की जो वायलेशन, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे भी वही माहौल चल रहा है, बस फर्क यही है कि वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पे जो है ना देखें वर्ल्ड में माइट इज राइट है इस वक्त। अक़वाम मुत्तहिदा की भी हैसियत आपको पता है कि उनकी भी जो करारदादें हैं उनको कितना जो है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट
नहीं, इसमें हो सकती है, ये इसमें होती आप है। देख ले, जो सबसे बड़ा जो फोरम है, जो पॉप इटली वेटिकन में, वो आवाज उठाते रहते हैं, और वो जो सबसे ज्यादा मुजाहरे तो वहां पे हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो OIC जो है, वेटिकन सिटी में वो बैठे हैं, नहीं, छोटी सी कम्युनिटी है, नहीं देखे वो जो फौज तो नहीं, नहीं मैं देखे, मैं उनका कोई तर्जुमा नहीं हूँ, लेकिन बात ये है कि जो रियलिटी सुनता कौन है? रियलिटी ये है कि जो कैथोलिक्स हैं, और वहां पे ठीक है जो आपकी बात, वो इस पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जहां पे जो गुजाई बहरान है, जो लेकिन वहां पे जो शेरवानी लोग साहब, ये उसमें बात कर रहे हैं वो। क्रिश्चियंस भी गवर्नमेंट में आते हैं तो प्रोटेस्टेंट अच्छा, अभी क्या बात, या कैथोलिक का वो नहीं रहता। अच्छा चल इसी पे आ जाते हैं। अभी जो है कितने यूरोपियन कंट्री जो है, उन्होंने जो तस्लीम किया है फलस्तीन को। अब हम देखें ना, वहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि हम वहां पे फौज भेजने लगे, ये लोग भेजने लगे। आप देख ले, स्पेन से लेके जो है अब स्कैंडिनेवियन तक जो है, लेकिन सब ने उनको तस्लीम कर शेरवानी लिया। साहब, ये आप ये भी देखें ना, अगर तस्लीम नहीं किया तो लेकिन फलस्तीनियों के साथ जो है फिजिकली भी तो खड़ा कोई नहीं हुआ ना जी। देखिए, फिजिकली बात यह है कि हमारी भी वसीयत है, मुस्लिम जो है हमारी जिम्मेदारी है। OIC का हम नाम नहासी होती है, जाके फोटो सेशन करते हैं उधर पाकिस्तान का अपने मसाइल और जो बात आप इनकी कर रहे हैं कठपुतली वजीर आजम की, मुझे लग रहा है कि वो तो सफारती आदाब भी भूल गए। वो घुस गए थे, मीटिंग चाह रही थी रशियन प्रेसिडेंट की और टर्किश प्रेसिडेंट की, तो वहां पे वो घुस गए। उन्हें तो ये नहीं समझ आ रही है, तो मैं समझता हूं कि पता नहीं कैसे इनको मुसल्लत कर दी है। 25 करोड़ आवाम में कितने काबिल लोग हैं, बड़े बड़े आए हैं। देखिए यहाँ पे सब बात ये है कि इनसे तो मैं समझता हूँ कि बेहतर मलक मराज खालिद में जो लोग केयर टेकर थे वो बेहतर, इससे तो मलक मराज इससे तो बेहतर जो है जो ये पहले देखिए, अब मलक मराज खालिद का ना कंपैरिजन किसी से भी ना करें। वो भुट्टो के नीचे रहे, वो वजीर आला पंजाब भी रहे, वो स्पीकर इनसे ज्यादा बाख्तियार थे। वैसे वो इनसे ज्यादा बाख्तियार केयर टेकर, लेकिन बाख्तियार इनसे ज्यादा थे। और हर आने वाले दिनों के साथ इनसे भी शौकत आप लोग जो है वो ज्यादा आप लोग जो सियासतदान सिविल डिप्लोमेसी की बात करते थे ना जी, वो हर गुजरते दिन के साथ देखिए काशिफ साहब, ये जो बिल्कुल। सिविल सुपरामेसी जो है ये कायम होकर रहनी है। पाकिस्तान की बका जो है वो ये रियल कौन जीता तेरी रूह के साथ? नहीं होनी है, नहीं है। जी, बिल्कुल सही है। जी भट्ट साहब, आपका टेक इसके लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। काशिफ भाई, पहली बात तो ये है कि जैसे ही हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये स्टेटमेंट दी है, इसे आप कह सकते हैं वो कौन सी स्टेटमेंट देते हैं। ज़ाहिर है एक क्रिश्चियन डे आ रहा है, उन्होंने फर्ज करें एक पोलिटिकल स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक कम्युनिटी को एड्रेस करना है, तो चले उनको तो इससे आगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, वो है माइट इज राइट। ये गवर्नमेंट में वर्ल्ड में चल रहा है ना जी। बिल्कुल जी। देखिए, दुनिया में एलीट क्लास जितनी भी रूलिंग क्लास है ना, उसका माइंडसेट हो रहा है। उन्होंने मजहबी लबादे ओढ़े हुए हैं ये, लेकिन उनके अंदर वो वाली जो नजरियाती खलाकियात होती है, वो जो नजरियाती रख रखाव होता है, ये जो नजरियाती फ्राइज होते हैं जो दीनी या मजहबी तसव्वुर से रिलेटेड होते हैं, वो नहीं है। ये तो एक अलमिया है हमारे लिए। यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल के देखिए ना जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट कहेगा जी कि जो कुछ इसराइल कर रहा है उसके पीछे मैं खड़ा हूं, मैंने उनको लेटेस्ट असला दिया है, वो असला भी दिया है कि जिसका मुझे पता नहीं था, तो फिर ये माइट इज राइट से भी कुछ आगे चला जाता है काम जी। तो अगर वो इतनी खुल के स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे बताएं, तो फिर वो जो हमारी आइडियोलॉजी है जिसपे हम फलस्तीन का साथ देते हैं, हम उनको मजलूम कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि वो मजलूम नहीं है, वो मोमन है। उन्होंने उनको मजलूम तो हम है जो जुल्म को पैदा करने वाले लोग हैं। वो तो मोमन है, वो तो जुल्म के खिलाफ डट जाने वाले लोग। हम लोग हैं जो कि दूसरे लफ्जों में मफाद में डूबे हुए हैं। सियासत हो, किसी दुनिया का कोई कल्चर ले ले, हम चाहते हैं कि हमने यहां पर सियासत भी अपने मफादात के लिए करनी है, मुझे रख रखाव के लिए करनी है, मुझे अपनी टिकट के लिए करनी है, मुझे अपने मालो असबाब के लिए करनी है। ये जो हमारा मुनाफिकाना अमल है, हम कैसी बात है कि हम उनको मजलूम कहते हैं। मजलूम हम है क्योंकि मजलूम जो है ये इंडस्ट्री है जालिम को पैदा करने वालों की। हम मजलूम है, वो मोमन है। मोमन वो होता है कि उन्होंने नहीं देखा हमारे मासूम बच्चे हैं, उन्होंने देखा कि हमें खुराक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उन्होंने देखा कि हमास के पास अगर मैं देखूं कि मैं किससे टकराने के लिए जा रहे हैं, उनके अंदर कोई जज्बा है तो दीनी जज्बा है, ईमानी जज्बा है, जिसको काउंटर करने के लिए सेवानी कुव्वतें इकट्ठी हो रही हैं। असल में वो एक्चुअली जो माइंडसेट इनके साथ रूलिंग क्लास का है, उन्होंने समझ लिया है कि एक वाहिद
अगर उनके रास्ते में कोई बैरियर है, कहीं नजरियाती लोग खड़े हैं, ईमान से भरे हैं, उससे जो सीने खड़े हैं, वो एक तबका है, वो है हमास, जिसको गैर मुसल्लह करने के लिए, खत्म करने के लिए ये जो अमन मुआहिदा भी है, ये उसकी कड़ी है। बाकी ये सियासी चट्टे बट्टे सारे एक हैं, किसी भी रूप में। बात साहब, पिछली सदी के आप कह लें शुरुआत में ये फलस्तीनी जो हैं, इनको किसने कहा था अपनी जमीनें बेचें? नहीं बेची उन्होंने। जिस वक्त ये दर बदर था इसराइल और जू, इन्होंने अपनी जगहें बेची, उसके बाद इनको किसने कहा कि आप अपनी फौज ना बनाएं? देखिए ये एक तरकीब अगर आप नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, अमेरिका अगर आगे निकल जाता है तो हमारी ये उनके ऊपर इल्जाम है काशिफ भाई। 1945 में देखा यूएनओ ने जब वहां पर बरतानिया का कब्जा था, उन्होंने इसको प्लान के साथ वहां पर लीज पे जगह दी हुई है। आप मुझे बताएं कि जब पहली जंग अजीम खत्म हुई तो वो जर्नैल नहीं थे जो सलाउद्दीन अय्यूबी की कब्र पे जाकर स्टिक्स मारते रहे कि वे आर यूबी वी आर हियर। मसला ये कि उनको बदनाम किया जा रहा है, तरीका पस मंजर मशक किया जा रहा है। ये जो ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट वहां मौजूद थे 1945 में यूएनओ के जरिए, जो लीजिंग पे उनको वहां पर जमीनें दी गई, उनको क्रश करने के लिए, 2 रियासती मंसूबा बनाने के लिए। असल में ये चीज है कि वो तारीख को मशक, क्योंकि अभी तो वो यही कहते हैं कि 2 रियासतें बनेंगी यहाँ पे। तो आप क्या समझते हैं कि फिर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? क्या हमास को ये खत्म कर पाएंगे? क्या वो जज्बा खत्म? हम कह सकते हैं कि हम मुंतशिर हैं, हम कह सकते हैं कि हम मजलूम हैं, हम कह सकते हैं कि हम बेदीन हैं, हम कह सकते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा है उसके फलसफे को नहीं जानते। हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर 2 तरह की चीजें हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। अभी बात की शेरवानी साहब ने कि प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक या ऑर्थोडॉक्स जो हैं, क्रिश्चियन साइड पे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, आपको पता है। इनमें जब ये इक़्तिदार में ये आते हैं तो ये क्या मुसलमानों की तरह ये भी तो फरकेबाजी में पड़ते हैं कि फिर वो एक ही बात इनकी होती है? देखिए बात तो फिर वही आ जाती है काशिफ भाई। मसलन अगर हम परवरदिगार की बात करें, रब्बुल आलमीन की बात करें, तो उसने तो मुसलमान इनके मान जाने वाला और काफिर इनकार करने वाला लड़ाई इनके दौरान में है। जो भी अगर मैं ये समझूंगा कि जैसे ये पहले मैंने कहा मौला अली का फरमान है कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। कुफर के निजाम में भी इंसानी इकदार होते हैं, उनमें वैल्यूज होती हैं, उनका एक डिसिप्लिन होता है, उनमें जस्टिस होता है। आगे चलते हैं। भट्ट साहब एक वरना इनका आंसर दे दीजिए। मुसलमानों के यहूदी ज्यादा खिलाफ हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में बात कर लीजिए, या फिर क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियन तादाद में बहुत ज्यादा है। देखिए असल में लड़ाई तो यहूदियों और क्रिश्चियन की थी जो चलती आ रही थी, और इनका 2 साल से अगर इस बात में एग्रीमेंट्स हुए हैं, आपस में कुर्बत हुई है, जितनी क्लैशेस अगर आप तारीख को पढ़ेंगे 2000 साल की, क्योंकि ये जितनी यहूदी कम्युनिटी है ये तमाम किताबों को जलाती आ रही है, जिसमें अगर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी हम बात कर लें, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, या उसमें जो उनके ऊपर किताब थी, तो असल लड़ाई तो इनके दरमियान थी। ये तो एक रूलिंग क्लास, एलीट क्लास जिसे हम कहते हैं, उन्होंने उनके अंदर मुआहदा कराया है। आइडियोलॉजी यहां नहीं है, मुसलमानियत यहां नहीं है। मुझे बता दें कि दुनिया में किसी जगह पे अगर कोई कुफर के निजाम की भी बात कर ले जहां पर उसको फॉलो किया जाता हो, उसके एथिक्स हो, उसके रूल्स हो, उसके प्रिंसिपल्स हो, उसका ज़ाब्ता हो, आप मुझे बता दें। राइट मेरे साहब, एक तो भारतीय शहरी की जो ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी उसने की है, उसमें ज्यादा जीव जो हैं वो लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान से क्यों मंसूब किया गया? ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा था? और क्या इसमें जो दाइश है, कहा जा रहा है कि जी दाइश के लोग थे ये, फिर ये भी कहा गया कि मनीला में इनकी ट्रेनिंग की गई। तो ये जो जोड़ने की पाकिस्तान से, या इवन ज़ाहिर है कि अगर पाकिस्तान से नहीं जुड़ता तो इस्लाम से तो जोड़ रहे हैं ना जी वो उसको, कभी बिकॉज जिन्होंने किया वो मुसलमान थे। तो ये मनसूबाबंदी कहाँ पे हुई जी? क्यों पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है उसमें? काशिफ साहब गुजारिश ये है कि नॉर्मल ये देखा गया कि जो कमजोर ताकतें होते हैं लोग उनको क्रश करते हैं। हम मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाते, ये जितने हमारे 50 से ज्यादा मुल्क हैं, 56 से ज्यादा मुल्क हैं, ये इकट्ठे हो जाते तो आज ये कोई हमें उंगली नहीं उठाता। मुस्लिम उम्मा की बात करो, आज हम डिवाइड हो गए हैं, हमें वो क्रश करना चाहते हैं। जो भी उसमें थोड़ा सा सर उठाता है, जैसे पाकिस्तान अपने आप को डिफेंस में बेहतर समझता है, तो अब वो कहते हैं कि यार इसको किसी तरीके से रगड़ा जाए और इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये क्यों सर उठा रहा है। तो हमारी
बदकिस्मती ये है कि हम मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएं, जैसे मेरे भाइयों ने कहा कि क्रिश्चियन का मसला है, तो ये जो ताकतवर कौम है तो फिर उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। चाइना ताकतवर है, रशिया ताकतवर है, लोग उसको देखते नहीं है। अगर हम 56 मुल्क इकट्ठे हो जाते और ताकत में मजबूत होते जैसे 70 की दहाई में हुए थे, जैसे 70 की दहाई में होता, भुट्टो साहब ने कोई कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब ना हो सके, चुन चुन के मार दिया, चुन चुन के मार दिया गया। तो ये हमारी काम मुसलमानों की बदकिस्मती है कि हम फिरकाबाजी में फंस गए और हमें उन्होंने डिवाइड एंड रूल पे गेम खेली और हमें वो लूट रहे हैं, हमारी दौलत पे खेल के हमें ही वो कश करने के चक्कर में पड़ गए। इसी तरह ये जो कुछ हुआ वहां पे, तो ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये इस्लाम जो है ना, ये खतरनाक चीज है। अच्छा, मुझे एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे एक सवाल जो आपसे करने को दिल कर रहा है कि वो अमेरिकन CIA हो या M6 हो, ठीक है जी, उन्होंने आप देखें ना शाह फैसल को भतीजे से मरवा दिया, भुट्टो साहब को यहाँ पे एक जनरल तो जो थे, जो उर्दन में थे उस वक्त से ही काबू किया था, जनरल ज़िया को उन्होंने। उसके अलावा कजाफी को देख लीजिए आप, खैर लेटर आया, और उसके बाद आपके इराक के सद्दाम हुसैन। अगर वो ये काम कर सकते हैं अपने एजेंट्स के थ्रू, तो क्या हमारी इंटेलिजेंस जो है तमाम मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम ममालिक की कमजोर है? हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? सर यही अर्ज कर रहा था ना, पहले यही मैं कह रहा था कि जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी फोर्सेस, हमारी इकोनॉमी, हमारा सिस्टम, हमारी रवायात, हमारा मजहब एक इकट्ठा हो जाएगा तो कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। अब 4 भाई होते हैं गांव में, अगर इकट्ठे हो तो पूरा गांव उनसे डरता है। अगर वो एक एक हो जाएगा तो कोई उसको शरारत करेगा, कोई उसका शरारत करेगा। तो आपको ऐसा कोई मतलब मुस्तकबिल करीब से कोई अगले 10-20 साल में ऐसे कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं? क्योंकि इसमें रोल जो है, एक कभी भुट्टो साहब थे जिनको शाह फैसल कहते थे, इस्लाम का बेटा है ये, ठीक है जी, उन्होंने हमारी एटॉमिक जो है पूरी मुस्लिम उम्मा ने, कर्नल कजाफी ने, इन लोगों ने किया। लेकिन आपको याद होगा कि वो जो बात मैं कर रहा था उससे जुड़ी हुई ये बात है कि अलजायर के होरी बोमदियन, उसके बाद यासर अरफात और बहुत सारे ऐसे हुक्मरान हैं, युगांडा के इदी अमीन, इनको उन्होंने या तो गायब कर दिया या फिर इनको स्लो पॉइजनिंग से मार दिया गया। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब है कि हमारे अपने जो घर हैं हमारे अपने, वो ही ठीक नहीं है। सर देख रहे गद्दार पैदा होते हैं। मीर जाफर सादिक की मिसालें बड़ी हैं, फैसल की आपने बताया, इसी तरह भुट्टो साहब को प्लानिंग के तहत फांसी दे दी, ज़िया-उल-हक को उड़ा दिया। तो ये अंदर से हमारे गद्दार पैदा हुए मुसलमानों में, शुरू से 1400 साल में देख ले, हम जब भी हमें मार पड़ी अंदर से पड़ी है। ये पाकिस्तान की जंग को देख ले कि 65 में हमने जीती, 71 में फिर गद्दारों की वजह से हम हार गए। अगला स्टेप लेते जाए, अब हमने देखा कोई गद्दार नहीं था तो हमने हिट किया इंडिया को, कि नहीं किया। तो जब हमारे अंदर कुव्वत ईमानी होगी और हम इनका एजेंट नहीं बनेंगे एजेंसियों के, तो मेरे ख्याल में कोई ताकतें हमें डिफीट नहीं कर सकती। और अब उम्मीद इस पे है कि ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब ये सारे मिल जाएं तो ये फिर वही पुराना नबी पाक के जमाने और सहाबा के जमाने का वक्त आ सकता है कि बगैर तलवार के भी हम जाके लड़ सकते हैं। से जवाब दे दीजिए, क्योंकि इस वक्त जो इराक और सऊदी अरब के साथ जो मतलब बातचीत चल रही है और जिस किस्म के मुज़ाकरा चल रहे हैं, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली शिया सुन्नी फसादात के चांसेस भी पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। आप उसे कैसे देखते हैं? देखें ना सर, यही तो है ना, एजेंसियां जो फॉरेन, अनफॉर्चुनेटली हमें बात करते हुए ना इसके ऊपर लोग डरते हैं, लेकिन बात करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का मामला। ये तो सर देखे ना, ये हमें हमारे मुसलमान भाई फिरका बंदी में जो हमारे लीडर हैं उनको सोचना चाहिए कि ये यहूदी और का एजेंडा है जो हम, जिस पे हमें परचेज करके हमें लड़ाने की कोशिश में जाया जा रहा है, और इराक में या पाकिस्तान में या ईरान में जहां भी है। तो ये तो हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह की अदालत में कल को जाना है, हमें अल्लाह की अदालत में बताना है कि जनाब हम किस तरह आ गए। तो ये मुसलमानों को अपना ईमानी जज्बा शो करना चाहिए और यहूदी के एजेंट नहीं बनना चाहिए, ताकि ये फिरका वारियत जो आने वाली या जाने वाली थी उसमें बच सके। ये क्यों पाकिस्तान को क्यों मंसूब किया जा रहा है जी इस दहशतगर्दी के वाक़े को? हालांकि हमारा तो इसके ताल्लुक नहीं था, हम इंडियन था, वहां पे रह रहा है, वहां पे 98 से रह रहा है, उन्होंने मारा, फिर आप दाइश के ऊपर आ गए। दाइश से भी हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा तो दुश्मन है दाइश भी। काशिफ साहब, इस तरह है कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इंडिया का जो मीडिया है उसको तो कोई काम ही नहीं है, जो है ना, मासवाए वो जो रॉ है उसने मेरा ख्याल उसको मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है। मासवाए पाकिस्तान के जो है ना वो बकवास करने के उन्हें कोई और काम है ही नहीं।
जो आप बात कर रहे हैं कि वो इंडियन नेशनल थे बाप बेटा जो है, तो उनकी जो वालदा वो इटालियन है, जो वो साजिद क्या नाम है उसका। तो इसमें मैं समझता हूँ हमारे मीडिया की भी नेग्लिजेंसी है कि देखिए हम लगे हुए हैं, किस काम पे लगे हुए हैं, कि उन्होंने क्या किया, जब वो सामने आया तो तब पता चला कि ये 2022 में जो है इसने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया और ये इंडिया आता जाता रहा है, इसका वालिद और ये बेटा जो है उसके पास ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी, मेरी भी आधी फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, मेरे भाई या वालदा वो इंडियन नेशनल था ना जी, वो जाहिर है इंडियन नेशनल है। इसमें अब बात यह है कि जहां पे भी आप देख लें, कनाडा का देख लें, कनाडा में वो जो उनका था सिख रहनुमा था, किसने कत्ल किया, रॉ उसके पीछे थी, और वहां पे हमारा मीडिया सोया हुआ है, उनका मीडिया इसी काम पे लगा हुआ है, और हम जो हमारा मीडिया वो हकीकत बता नहीं रहा। नहीं, इसमें सब अगर इंडिया इसमें मैं कर agree रहा है तो जाहिर है उसको कॉन्सिक्वेंसेस बादशाह साहब तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। देखिए कर रहा है मैं वो। इससे एग्री हूं कि जो फितना तो जो क्या इसको बोलते हैं हिंदुस्तान जो है, जो एक तो चल रहा है यहाँ पे, प्रॉक्सीज भी चल रही है पाकिस्तान में, और जो ये जो सिक्स जनरेशन वार जो चल रही है, इसके तरफ मैं समझ रहा हूँ कि वो रॉ जो लगी हुई है, फुल पाइन की आप बात कर रहे हैं, किसका सोर्स है, रॉ के वहां पे कैंप है, ये सीधा इनका काम है। और जो आप क्या बात कर रहे थे, आपने क्वेश्चन किया, तारण ने कहा कि जी फिलीपींस को जो इन्वॉल्व, आज उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जी ये भी झूठ कहा जा रहा है कि उनकी ट्रेनिंग जो है फिलीपीन में। देखें तारण सोचा था कि उन्होंने क्यों बयान देखें दिया, इस तरह के बंदे जो हम पे फिर उसी तरफ आ जानी है पॉलिटिकल बात की, इस तरफ जो है ना इन्होंने मुसल्लत किए है। आप जो बात कर रहे थे कि वो मुस्लिम है, मुझे ये बताएं कि वो जो हीरो है वहां, मेरी आधी फैमिली वहां पे, सारा हमें पता है कि क्या हो रहा है वहां पे। वो जो अहमद अल अहमद है वो भी मुस्लिम है, जिसने जाके $1 मिलियन के करीब उसके लिए फंड कटा हो। मुस्लिम पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है। देखें जिसने जाके वो उसको जो है ना कितने लोगों की, मेरा ख्याल 100 के करीब लोगों से ज्यादा की जिनकी जान बचाई है, जिसको हीरो डिक्लेयर किया जा रहा है वहां पे, और 1 मिलियन के करीब उसका जो है वो वहां पे फंड इकट्ठा हो गया, जो इंजर्ड है वो भी मुस्लिम है। अब एक बंदा जो है वो इंडिया से, अगर उसका वालिद है और उसकी जो वालदा है वो, मेरा सवाल था कि पाकिस्तान को देखिए मुस्लिम जो है, मुस्लिम के साथ आपका क्वेश्चन था कि मुस्लिम की तरफ जो है ना जा रही, बात मुस्लिम की नहीं है। जहां पे भी आप देख रहे दहशतगर्दी उसके पीछे इंडिया है, रॉ जो है उसके पीछे है, वो मोसाद उसके साथ जो है ना इनका गठजोड़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी का हमारा मीडिया का भी बनता है, किस तरफ भी है मीडिया तो लगा हुआ है कि इमरान खान जो है मेरा उसको मिलने नहीं देना, उसकी फैमिली वहां पे बैठी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, तो मीडिया तो इस तरफ लगा है। उनको चाहिए कि पहले वो जो रॉ है उसके के भी अगेंस्ट जो है वो कह रहे हैं यहाँ पे प्रॉक्सीज चला रहे हैं, उसमें भी बात करें, और वहां बात तो कर प्रोपेगेंडा पे रोके। उनको काउंटर तो देखिए जो कई आप तो माशाल्लाह बड़े ज़ीरा किस्म के जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पे कई टाउट्स बैठे, उनका काम ही कोई और नहीं है। मैं चाहता हूँ ये मुल्क के लिए भी कुछ करें, पाकिस्तान की बात, जो लाखों पाकिस्तान की बात करें। जी साहब, ये पाकिस्तान से क्यों पिछले 3-4 दिन में जो है इंटरनेशनल मीडिया पे भी, इंडियन मीडिया पे भी, और जाहिर है कि हम साइलेंट थे इसके ऊपर, क्योंकि जब तक क्लियर कट पता नहीं चलना था तो मेरे ख्याल में उस पर बोलना जो बनता नहीं है। लेकिन अब ये पता चला कि ये इंडियन है, पाकिस्तान को क्यों इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई? असल में इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने से मुराद ये है कि उसकी, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो एक उम्मत के साथ रिलेटेड है एज ए मुस्लिम, तो वो उसको बताना चाहते हैं कि वो किसी भी जगह पे हो, खुदा न खास्ता वो ये जो एक्चुअली जो बात है ना काशिफ साहब, वो है कि हमें मफ्तूहा को, जो फातिन है ना, उनका निजाम भी चलता है, उनके पास ताकत भी है, उनके मुबल्लिग हैं, और उनकी ही हिस्ट्री है, और उनके ही यहाँ पर जो हीरोज हैं, और उन्होंने ही सबको बनाना है कि वो कौन जीरो बनेगा और कौन हीरो बनेगा। एक्चुअली ये हमारे अकाबरीन को चाहिए कि हम, पहली बात यह है कि जो हमारी आइडियोलॉजी इसको ज़वाल पज़ीर है, नफ्सी से काम ले रहे हैं। ये जो काम आप कह रहे हैं ये दीनी अकाबरीन का काम, मैं तमाम इंसानी अकाबरीन की बात करता हूँ। हमारा दीन भी इंसानियत का दाई है ना। एक जो अच्छा मौलम, मुसलमान मौलम है, उसकी अगर यहाँ पे इसको अटैच किया जा सकता है तो उसकी बात पूरी दुनिया के मुस्लिम भी सुन सकते हैं। माजी में रहे हैं मौलाना शाह में नूरानी जैसे भी रहे लोग, जिनको लोग पूरी दुनिया में सुनते थे, उनकी क्रेडिबिलिटी थी। लेकिन नाकामी हुई है ना जी हमारे उलमा की। देखें एक्चुअली जो बात मैं काशिफ भाई माजरत के साथ, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का एक गमे जफीर यहाँ रहता है, राइट। तो मुझे बताएं कि अगर हम दुनिया का हिसाब लगाएं तो 8 अरब दुनिया में से 5 अरब लोगों के पास तो रोटी नहीं है। पाकिस्तान के अगर हम हिसाब लगाएं तो यहाँ पर 13 करोड़ जो हैं वो लोग 2 वक्त के खाने से बिल्कुल महरूम है। तो वसाइल किनके पास हैं? अच्छा, जिनके पास वसाइल हैं
अगर वो अपने दीन का प्रचार करते हैं तो अमली तौर पर उसका मजारा भी करे, तो वो जागीरदार को हम कोसेंगे नहीं जो कलमा भी पढ़ता है फिर वो मजारों को भी रखता है। वो जो इंडस्ट्री वाला बंदा है जो मिल चलाता है वो कलमा भी पढ़ता है और अपने जो वर्कर्स के हुकूक भी खाता है, इस्तेसाल करता है। ये जो हमारी यहाँ पर फर्ज करें माए बहनें और बेटियां जो बिनते हवा जिन्हें हम कहते हैं, जो हवस का निशाना बनते हैं, उनको तो कोई रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो सारे जिसके पास, यहाँ पर हम दुनिया की बात नहीं करते, यहाँ पर जिनके वसाइल है, क्या मुझे बताएं उनके अंदर मुसलमानियत नजर आती है हमें? क्या उनके अंदर ये बात हमें उसकी अक्कासी करती है कि वो अपने दीन के फराइज से बिल्कुल मंसूर है? अनफॉर्चुनेटली तो फिर हम किसके ऊपर शिकवा करें? यहाँ पर तो इसराइल नहीं है। यहाँ पर तो अगर मुसलमान, अगर मैं ये समझता हूं कि कोई मिल इंडस्ट्री वाला, सनतकार, सरदार, जागीरदार कोई है तो वो तो कलमा गो है, वो अपनी यहाँ पर बैठी कम्युनिटी को क्रश करता है। हम ये कहते हैं कि हमारा दुश्मन इंडिया है, लेकिन खतरा तो हमारी बेटी को यहाँ के जागीरदार के बेटे से है। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा गासिब है, जो यहां पर मजदूरों के हकूक खा के बैठा है, वो तो कलमा गो है। बस यही मुनाफिकाना मन है, बस मुफादात लेने के लिए। इसका एक ही मैं समझता हूँ रीजन है रूल ऑफ लॉ का ना होना। तो कौन लाएगा रूल ऑफ लॉ? मैं और आप नहीं ला सकते। ये जिनके पास ताकत है, जिनके पास प्यार है, रूल ऑफ लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है 1973 का जो एक्ट है, मुझे बताएं आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, आज तक किसी ने डिलीवर किया? लेकिन उसको आप छोड़ देना, अब तो मेरे ख्याल में आपको नया इमरानी मुआहदा करने पड़ेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नया लाना पड़ेगा, क्योंकि 74 के आइन में जितने टांके लग गए हैं मेरे ख्याल में वो अब चेंज ही करना पड़ेगा। अब एक ह्यूमैनिटी चार्टर भी लाना पड़ेगा, मिसाक इंसानियत लाना पड़ेगा। जाहिर उसमें था ना जी। देखिए हम जिस मजहब को मानते हैं, इस्लाम को, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा रिफॉर्मर तो कोई नहीं आया ना जी। ह्यूमन राइट्स की सबसे पहले बात वही दीन है जो। अच्छा मुझे बताएं काशिफ भाई, जिस दीन में हमसाए अगर भूखा रहे तो उसकी पूछगिछ खुदा ताला ने रखी है हमारे फ्राइज में, वहां पर 13 करोड़ लोगों के पास रोटी नहीं है। और सतह गुर्बत से कितने परसेंट आपको पता है? 48% से ज्यादा। और जो सियासी मदारी है ना, उनसे बात कर ले, वो इंसानियत के लिए मरते जाएंगे। नहीं, वो डुगडुगी पे जाते हैं, वो मरते जाएंगे इंसानियत के लिए, हमेशा। मुझे बताइए, सिर्फ अपना पोर्टफोलियो लेने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वक्त पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस जो है खतरे में नजर आ रहा है। टीम्स आ रही हैं यूरोपीय यूनियन की, और वो जाहिर है कि उसमें से जो बात अभी व्हाट्सअप कर रहे थे, सरफेस तो ये है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, इंसाफ की फौरी फराहमी का ना होना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये उसमें कंडीशंस में था जी जी। तो ये आप समझते हैं कि जिस इकोनॉमी जहाँ पे हमारी खड़ी है और जो हमें कंसेशंस मिलती थी जीएसपी पे, ये भी खत्म हो गया। तो एप्टमा का जो चेयरमैन है उसका भी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि 100 से ज्यादा बड़े टेक्सटाइल प्लांट बंद हो गए और 100 बंद होने जा रहे हैं, जिसमें हम सर फरिस्त है एक्सपोर्ट्स में उसकी। आपका टेक इसके ऊपर? सर गुजारिश ये है कि कल मैंने गवर्नर स्टेट बैंक के भी सुन रहा था, उसके आदादो शुमार दे रहा था और उसने ये बताया था, ये सवाल उस पर भी किया गया। ठीक है, एक्चुअली ये हकीकत ऐसा नहीं है। इसमें कुछ चीजें हैं हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिसमें ये आपने जो फरमाया उसी तरह से जीएसपी जो इनका सिस्टम है, जो IMF उस पे इतराज करने जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमने पूरी प्लानिंग की हुई है और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्लानिंग की हुई है और हम हर सवाल का उनका जवाब देंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि मुख्तलिफ, मैं एक अभी मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के जो है स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट की बात नहीं करता, सदर की बात नहीं करता, ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं अवाम से हर दौर में? आप समझते हैं कि हमें IMF ने एक दफा ये भी कहा जी आप जो फौजरी करके हमें जो डाटा देते हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। असल ये प्रॉब्लम यह है कि हमारे जैसे आपने देखा ना कि हेलमेट और लाइसेंस और चलान जो है वो करना जरूरी है, लेकिन किस कौम पे करें? जो पढ़ी लिखी हो, जो पैसे वाली हो, जिसको अफोर्डेबल हो, फिर ही होना चाहिए ना। फिर हमने कानून चेंज कर लिए कि जब आप अभी 18 साल से 16 को करो, अभी स्टूडेंट को ना करो। तो ये हम कानून जरूर बना लेते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट ने पीछे भी 16 साल का किया नहीं, स्मार्ट कार्ड बस उन्होंने बनाया। सर जो कुछ भी कुछ ना कुछ आर्डर आ गया कि पर्चा भी ना दो, FIR ना दर्ज करो। तो कहने का मतलब जब हम कानून बनाते हैं तो ब्यूरोक्रेट हमारे उस कानून में घुसा होता है। कोई एनालिस्ट आप सियासी लोगों को चाहिए ना जी, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वो फेंके मच के पास कहीं जा। सर असल प्रॉब्लम है कि सेटल डाउन ऑफ द गवर्नमेंट
प्लानिंग नहीं हो रही। हर हुकूमत तो 2 साल बाद घर चली जाती है, फिर हम एस्टेब्लिशमेंट के कदमों पे चढ़े हुए हैं। अगर कोई मजबूत गवर्नमेंट मजबूत घर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की आप बात कर रहे हैं, वो नहीं है। बस आप कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, मजबूरियां, हालात का, वक्त का, पैसा नहीं है और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, उसकी वजह से हमें ये सारा कुछ फिर करना पड़ रहा है। शेरवानी साहब, मुख्तसर जवाब, जीएसपी स्टेटस खतरे में क्यों है? इसकी रीजंस पाकिस्तान में इंडस्ट्री का ना होना, लोगों का बाहर भागना सरमाया लेके, या फिर जो कंडीशंस वो उन्होंने लगाई थी उसका ना होना, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन सबसे पहले वो कहते हैं वहां पे जो मर्जी करते रहे लेकिन हमारे लिए बैंडिंग है। तो उसके अलावा इंसाफ की फौरी फरामी ना होना, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन होना, ये वो कहते हैं। काशिफ साहब, जो एक्सपोर्ट्स थी हमारी वो थी टेक्सटाइल की। यस, और टेक्सटाइल पे वो बलवानी, क्या नाम है उनका, जो जिन्होंने काफी ब्रीफिंग भी दी है इस पे, अब वो अपटमा के सदर हैं। सदर है जावेद बलवानी। उसमें रीजन आपको मैं बता देता हूँ। रीजन उसमें ये है कि एक तो जो गैस की जो आप है, हाई रेट्स हैं, आपको गैस, बिजली, कोई यहाँ पे आइडियल एटमॉस्फेयर फ्राहम नहीं हो नहीं हो रहा। उनके रेट्स आप देख ले, और जो हमारा जो है मुआवजा जो अब मैं कर देता हूँ किसके साथ है, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना। मेरे ख्याल नहीं है हमारा मुकाबला। नहीं सुन, उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत देखे मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। अब बात यह है कि पिछले कुछ सालों से उनका जो ग्रोथ है वो 5 से 8% बढ़ी है, हमारी 15% कम हुई है। वो कैसे हुई है? वजह यही है कि हमारे पास जो है ना गैर यकीनी की सूरत हाल है, और हमारे जो सनतकार है, कोई बिल्डर बन गया है, कोई ट्रेडर बन गया है, कोई समाया लेके वही बांग्लादेश चला गया है, और कुछ जो है ना बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात उसी तरफ ही आ जानी है कि यहाँ पे जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है। जब आप रेट्स आप देख लें कि वहां पे जो है गैस का, बिजली का या बाकी जो एनर्जी है, वहां तो क्राइसिस नहीं है। और क्राइसिस किस वजह से है कि करप्ट लोग आपने मुसल्लत किए हुए हैं, वही लोग जो है हुकूमत है, वही पुलिसी साज है, तो ये कैसे आएगी? बट साहब दीजिए मुख्तसर जवाब, जीएसपी स्टेटस खतरे में। देखिए, उसके अलावा आईएमएफ कहता है कि जी 5,300 अरब रुपया 2023-24 में आपकी एलीट क्लास हुक्मरान हैं जो, और ब्यूरोक्रेसी खुर्द बुर्द कर गई। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ? देखिए, पहली बात है जो जीएसटी प्लस की आप बात बताते हैं उसमें तो एक मखसूस तबके की रसाई है, उससे तो मेरा ख्याल शेयर तो मिलता है ना जी, यूरोप में शेयर मिलता है, तो वो स्पेशल कंसेशन जिनकी वहां पर जो यूरोप तक रसाई है ना कासिम साहब, उसके सम्राट नीचे डिलीवर नहीं होते, एक मखसूस तबके की कजोरी में चला जाता है। ड्यूटी तो काम करती है, ड्यूटी तो जिनके जो कारखाने चलते हैं उसमें कोई लेबर काम तो करती है ना जी, बिल्कुल करती है। और लेकिन देखें, एक्चुअली ये है, ये दूसरे लफ्जों में डू मोर का मुतालबा है जो हमेशा मगरबी दुनिया हमसे करती आ रही है। अब डू मोर से मुराद ये है कि हमने बिलियंस डॉलर दहशतगर्दी की जंग में नजर कर दी है। हमने अपने मेरा ख्याल 1 लाख के करीब जवानों की शहादतें दे दी, और उसके बावजूद भी हमारी जग में जग हसाई हो रही है, पिजीराई नहीं हो रही। लेकिन पिछले 3 माह से अमेरिकन हमें मुंह नहीं लगा रहे, क्या हुआ? एकदम इतनी कुर्बत, फिर दूरियां। हम देखें, ये तो मेरा एक मैं तारीका तालिब इल्म हूं, मैं ये इस फहम से निकलना चाहता हूं कि मैं ब्रिटिश कॉलोनी से निकलकर एक आजाद रियासत में रहता। हम समझते हैं कि जैसे हमें फिर हनूज दिली दूर जो हालात हैं वो रियलिटी तो यही है। काशिम साहब मुझे बताएं कि जिस शेरवानी कुव्वतों को 300 साल लगे, 1923 में उन्होंने क्रैश किया सल्तनत उस्मानिया को, वो 24 साल के बाद आपको इस्लामी रियासत देंगे? राइट। खैर वो तो हमें खुद लेनी पड़ती है। आप बांग्लादेश के जो अवाम है, वो उन्होंने सोलो फ्लैट दी, नहीं वो इंडिया को सोलो फ्लैट दी, हमें उन्होंने टेररिज्म, हमें हमारे यहाँ उन्होंने कुलभूषण को भेजा, अजीत दोल को भेजा। बट साहब उनकी एक तारीख है, मरहटों के खिलाफ वो लड़े, अजी वो लड़े, अंग्रेज के खिलाफ वो लड़े, पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़े, फिर अपने करप्ट रूलर के खिलाफ, हसीना वाजिद के खिलाफ वो लड़े। एक हिस्ट्री भी है पुरानी, जो कि अंग्रेज ने मना किया हुआ था कि बंगाली कोई ब्रिटिश फौज में नहीं। पॉलिटिकल अवेयरनेस है जी उनके पास। राइट। डॉक्टर साहब 2-3 सवाल हैं, जरा मुख्तसर हम इसको कवर कर रहे हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है। एक तो एमएनसी इंटरनेशनल ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि जो सहूलियात जो हैं इमरान खान को मिलनी चाहिए वो फराम किया जाए, एटलीस्ट मुलाकातें जो हैं। और इसके अलावा आज एक बयान जो है, कल आपने देखा कि डेरा जेल के बाद रात गए पुलिस का तशद्दुद हुआ, खवातीन और मर्द थे, सर्दी में वाटर जो कैनन है उसका बेदरेक इस्तेमाल भी किया गया।
कारकुनों की तादाद में डेली इजाफा हो रहा है, आपका टेक इसके ऊपर? सर गुजारिश ये है कि अगर माजी को देखें, इमरान साहब के भी हालात वक्त में देखें तो यही कुछ ही होता रहा था। और कब तक, आखिर कब तक चलेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ सर। अब ये है कि इन्होंने अभी जो आपने कहा मुलाकात भी करवा दी गई। अब अदालतों का काम था, उन्होंने उनको रिलीफ भी दे से नहीं मुलाकात में खल हो रही। अब देख रहे, अब मसला है कि जिद पे ये बैठे हुए हैं। अगर जिद करते जाएंगे तो एजेंसियां और एस्टेब्लिशमेंट भी जिद पे चली जाएगी, हुकूमत भी बेबस हो जाएगी। ये क्यों नहीं हुकूमत के पास टेबल पे क्यों नहीं देने के लिए बड़ा कुछ होता सर? हुकूमत कहती आए टेबल पे पे देखना, ये इनका फिर ये कहते हैं कि जी आपके पास इख्तियार ही नहीं है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। ये फिर ये क्यों गए स्पीकर के पास? इनके MNA स्पीकर के पास गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जनाब आप हमारी हेल्प करें। उन्होंने की और उसी हेल्प की वजह से इनकी मुलाकात। अच्छा, मुझे मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हम तो ऑब्जर्वर है ना जी। हम तो जाहिर है हमारा पॉलिटिकल एप्लीकेशन हो भी तो हम एज ए मीडिया पर्सन उसको नहीं बात कर सकते। ये कारकुनों की तादाद में आप देख रहे हैं कि साइजेबल अमाउंट में इजाफा हो रहा है डे बाय डे। एक गमो गुस्सा है कि अवाम के अपने मसाइल भी हैं या फिर इमरान खान की रिहाई के लिए ये लोग। ये सर मैं 24 साल से सियासी पार्टी में हूँ। हमने देखा है जब इस तरह के हालात होते हैं ना, हमने मुशर्रफ दौर में भी देखा है, तो हमने भी कई दफा लोगों को रेंट पे लाए। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हकीकत कह रहा हूं। और हमने अपने शो को क्या कामयाब बनाने के लिए किया है। तो आज भी, कल भी मुझे अडयाला जेल से जफर अली चौधरी हमारा वहां पे ओहदेदार है, उसने कहा जी मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं वो रेंट पे आए हुए हैं। तो इस तरह के कई चीजें। आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितना रेंट दे रहे हो पर? काशिफ साहब, बात ये है कि जो इंटरनेशनल देखिए जो उन्होंने बात की है, इनका ही कमाल है कि ये 17 सीटों को 170 कर लेते हैं, ये हारे हुए को वजीर आला बना लेते हैं। मेरा ही हल्का है वो वाला। मुझे ये बताइए, पुलिस तशद्दुद एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो डिमांड है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, इसके ऊपर बात कर दीजिए। देखिए उनकी क्या गलत डिमांड है? बात यह है कि वायलेशन हो रही है। इससे पहले भी जब जो बाइडन रजीम थी तो 50 सेनेटर जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने भी उस वक्त 5 इनकार उठाए थे। नहीं नहीं कहते वो जो बाइडन ये कह रहे थे जी हमें वही कोई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जो ये साइजेबल अमाउंट में इजाफा हो रहा है, कहां से ला रहे हैं ये लोग? कहां से आ रहे हैं? पहले ये लोग जो है आ रहे हैं और ये मजीद जो है पूरा मन एहतजाज जो है हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। किस पे? अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं लोग। अच्छा, मैं आपको फुटेज दिखा देता हूं कितने हमारे कारकुन, मैं क्या सोर्स बताऊं, ट्रेन तक सफर करके वहां पे पहुंच रहे हैं। और ये जो है ना, ये मजीद बढ़ना है। और इसका हाल बहुत छोटा था, मेरे ख्याल सेकंड थर्ड में था, तो पाकिस्तान टाइम तो मैं पढ़ा करता था, समझ कम कभी आती थी कभी नहीं। हमारे फादर ने कहा था ये पढ़ा करो। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल उस वक्त भी थी, भुट्टो साहब थे, 70s की बात कर रहा हूँ, तो ये उस वक्त भी डिमांड करती थी कि भुट्टो को रिहा कर दें, भुट्टो को ये कर दें। ये घूमते नहीं सुना करती इनकी बात। देखिए जैसे पहले इन्होंने बात की सरदार साहब नहीं, देखिए मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। आपने कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट को नाराज किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि हमारा जो मैंडेट जो चोरी किया है ये गलत डिमांड है कि उसको रिस्टोर करें? जो इनोसेंट लोग अंदर डाले हुए हैं और जो उम्मत मुसलमान का लीडर है, जो सबसे बड़ा लीडर, उसको आपने बिला वजह कैद तनाई में रखा हुआ है। और जो एमनेस्टी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या गलत बात की? उन्होंने कहा कि आप जो है एक ज़हनी कफियत के लिए, और मैं कहता हूँ साइकेट्री भी कहती है कि 15 दिन से ज्यादा अगर आप कैद तनाई में रहते हैं, आप जिस्मानी तौर पर नहीं, तो अब बात यह है कि हम तो किसी किस्म की भी कोई भी जो है आप बता दे कि पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं, अरे बट उस पे आप केमिकल मिला हुआ पानी फेंक रहे हैं और खवातीन को आप घसीट रहे हैं। अरे बट साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी जी। एक तो ये अडयाला जेब की जो गुज़श्ता शब पे तशद्दुद हुआ है, इमरान खान की बहनें भी थी उसमें, बल्कि इलामा नासिर अब्बास साहब की तो वो पग ही उड़ गई उसमें कल रात को। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है, मुख्तसर सा बयान दे दीजिए, अपना ख्याल, इज़हार ख्याल कर दीजिए, दरिया को कुल्दे में बंद कर दीजिए। देखिए जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो एक अपने तौर पर जस्टिस की दाई है, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, तो उन्होंने भी अपना चूरा नहीं बेचना है। इससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि भी वो समझे कि वो किसी के लिए बड़ा दर्द दिल रखते हैं। ये सारी जितनी भी एनजीओज हैं, ये सारी इस ताकतवर सिस्टम की ही पैदावार है। और उन्होंने सिर्फ एक वो जो जैसे फ्रांस में इनकलाब आया था तो उन्होंने कहा था कि इतनी रोटी रखो पेट में कि ये गुलाम जिंदा रहे, क्योंकि अगर पेट में रोटी नहीं होगी तो फिर ये लुई के खिलाफ रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। फ्रांस की इनकलाब की बात करते हैं, वहां तो जो नरम होंठ थे वो, सॉरी,
नरम हाथ थे वो भी काट दिए थे। लेकिन उसकी वजह क्या थी? उसको रोटी नहीं थी। इन सरमायादाराना निजाम में जितने भी सरमायादार मदारी है ना, असल में जो सियासत के हैं, उन्होंने अपने अपने गुलामों को जिंदा रखने के लिए इतनी खुराक उनको जरूर देते हैं कि वो ये सोचते रहे कि मैं रात को खा लूंगा, फिर मैं दिन को ले आऊंगा, मैं बिजली का बिल दे दूंगा। और दूसरी बात ये, मैं आखिरी बात जो मैं माजरत के साथ दौर में होता है जी, बिल्कुल एक सिंपल सी बात मैं ये करना चाहूंगा, अगर इमरान खान साहब के दौर में यही वर्कर उनका साथ देते, जितनी स्ट्रगल उन्होंने करप्शन के खिलाफ की थी, जितनी उन्होंने स्ट्रगल यहां पर ह्यूमन राइट्स के लिए की थी, अगर वो तसलसल ये कायम रखते, ये उनके ऊपर करप्शन ना करते, तो आज उनको ये वक्त देखना पड़ा। राइट। लास्ट क्वेश्चन है जी, मुख्तसर जवाब दे दीजिए। फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है कि इमरान खान की रहाई के लिए कि शदीद अमरीकी दबाव है इस हुकूमत पर, और उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है IMF की किस्त मिलने में भी तखीर हो जाए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन प्रेशर पर तो जर्मन की गवर्नमेंट जो है, जर्मन गवर्नमेंट गिर गई थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की क्या हैसियत है? आपका टेक। सर गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब का अपना सोच है, ऐसा नहीं है। राइट। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मुलाकात नहीं हो रही, फलां नहीं हो रही, हमने तो फॉरेन मीडिया को, फॉरेन लोगों को भी मुलाकात की टाइम दे रहे हैं। लेकिन आज अमेरिकन भी आ गए सर वो अमेरिकन आ गए ना सर, वो अमेरिकन खुदा तो नहीं है हमारे, हम आजाद हुकूमत है हमारा। अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम ही हुक्मरान शबाशी साहब ने सोचा सर ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हम आजाद मुल्क है, हमने अपनी सोच रखनी है, लेकिन एक हमारा मेहमान आया है, उसकी ख्वाहिश है, हमने उसको पूरी कर दी। एक मिनट सब्र करें। तो हमारी ख्वाहिश है कि क्या, हमारी ये ख्वाहिश है कि ये मुसलमान मेहमान हमारा आया है, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, उनकी फैमिली के वकीलों को भी हम लौटा दें। तो बाकी ये सर, जब ये हालात हालात खराब करते जाएंगे, जिद पे आ जाता है यार, हालात ठीक करें, जिद पे चल रहा। हाँ, ये अभी चौधरी के बयान पे फवाद चौधरी की मैं इतना ही कहूंगा कि वो इररेलेवेंट है सियासत में, और नहीं, लेकिन पाकिस्तानी कौम का प्रेशर है, जो जबर ज्यादतियां चाह रही हैं, अमेरिकन जो है उनका कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान नाम से दे दीजिए। मैं पिछले एक महीने में देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है इस गवर्नमेंट पे बिल्ड हो रहा है रिगार्डिंग इमरान खान। इंटरनेशनल की आप बात कर सकते हैं, अमेरिकन की नहीं कर सकते। इंटरनेशनल, क्योंकि सारे ह्यूमन राइट्स की जितने भी डेमोक्रेसीज है वो देख रही है यहाँ पे चल क्या रहा है। देखे ना आप, जो है ना कितना जबर जुल्म चल रहा है, और वहां पे आपने खुद भी अलामा नासिर अब्बास की बात कर दी, अलीमा आपा का आप देखें कि उनका देखे कितना जुल्म है। देखे जी, पहली बात तो ये कि फवाद चौधरी साहब एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन उनके दोनों जो बयानात है ये मफरूजे पे हैं। अच्छा, पहली तो बात यह है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है नहीं जो कि ये प्रूव करता हो कि जहां पर अमेरिकन ने उसके लिए कोई बड़ा उनको प्रेशर डाला है। दूसरी बात है जर्मन की, जर्मन का इंटरनल मामला था, जर्मन का तबानाई का मामला था, मुआशी मामला था, उनके इंटरनल पॉलिटिकल हो गया तो बहुत अच्छा था भट्ट साहब। लेकिन 124 रजीम चेंज पिछली पूरी सेंचुरी और अब तक जो है वो अमेरिका ने दुनिया में करवाए हैं। इस पे मैंने लिखा भी था बहुत कुछ। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिकन जो है रजीम चेंज तो करवाए। एग्री जी, एग्री, इसमें कोई शक नहीं। मैं कब कहता हूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब उसी ताकत की लड़ाई अभी जो हो रही है, उसी ताकत की लड़ाई से उसका तसलसल कायम रखने की ये लड़ाई। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने कोशिश की लेटेस्ट इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात की जा सके, लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो पोलिटिकल केओस है, मैं इसे केओस कहता हूँ, ये ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में सरमायाकारी भी तभी आएगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी, अगर हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो फिर एक्सपोर्ट्स भी होंगे, अवाम की हालत तभी बदलेगी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।